यहां पर आप ध्यान रखेंगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो कैलकुलेशन करेंगे तो नियोक्ता द्वारा व्यय व क्षतिपूर्ति की राशि इसमें आप माइनस करेंगे, इसमें आप माइनस करेंगे पहला जो अनुमानित व्यय, यानी कि आपका 1800 रुपए प्रति माह। दूसरा ड्राइवर का वेतन, ये होगा 900 रुपए प्रति माह। ओके, तो ये आपका जो आएगा वो कर योग्य होगा, टैक्सेबल। क्लियर है? पहला ये किस पर होगा, 1.6 क्यूबिक। ठीक है, यानी आपका क्या हो गया, ये कितनी सीसी की हो गई है, 1600 सीसी। ठीक है ना, 1600 सीसी का है तो ठीक। अब यदि मान लीजिए इससे अधिक है, 1600 सीसी से अधिक है, तो उस समय में क्या करेंगे, ये आपका चेंज हो जाएगा 2400 रुपए प्रति माह। ठीक है, और ड्राइवर का जो मिलना है सुविधा, तो वो 900 रुपए ही रहेगा। ओके, तो जो अमाउंट आएगा वह कर योग्य अनुलाभ कहलाएगा। इसमें यह ध्यान रखना है कि जो उपरोक्त दरें हैं सामान्य रूप से लागू होंगी, लेकिन यदि कर्मचारी यह दावा करता है कि कार्यालय उपयोग के व्यय जो दर दिए हुए हैं उससे ज्यादा है, तो उसे उसके परिणाम स्वरूप उसको विशिष्ट परिलेख या उसको सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा, और वास्तव में उसको कार्यालयीन व्ययों की कटौती उसमें उसको स्वीकृति प्रदान होगी। यदि मान लीजिए वो इससे ज्यादा क्लेम करता है तो उसके लिए उसको सर्टिफिकेट जो है तो वह सबमिट करना होगा। तो ये आपका हुआ। यदि अन्य जो वाहन है उसकी मूल्यांकन के समय में आपको ध्यान रखना होगा, मोटर कार को छोड़कर वाहन सुविधा नियोक्ता द्वारा व्ययों के मूल्यांकन के जब हम करते हैं तो उसको दो आधारों पर विभाजित किया गया है। यदि अन्य वाहन नियोक्ता ने उपलब्ध कराया हो, यदि नियोक्ता ने उपलब्ध कराया हो, तो यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को मोटर कार के अलावा अन्य कोई वाहन की सुविधा प्रदान की हो, जैसे कि मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, साइकिल है, जो भी वो दिया हो, तो अनुलाभ का मूल्यांकन करेंगे तो समय में आपको देखना है कि यदि ऐसा वाहन पूर्णतः कार्यालयीन उपयोग में आ रहा हो तो ऐसे वाहन की जो सुविधा मिलेगी वह पूर्णतः शून्य हो जाएगा, 0 होगा। पूर्णतः निजी उपयोग में यदि आता है तो नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक व्यय कर योग्य होंगे। यदि वह पार्ट में यूज कर रहा है, अवस्था कर रहा है, यानी कि कुछ समय कार्यालयीन के लिए और कुछ समय वह निजी उपयोग के लिए कर रहा है, तो ऐसे उस समय में उसकी जो भी अनुमानित राशि होगी वह कर योग्य होगी। दूसरा, यदि वाहन कर्मचारी का स्वयं का है और तो वह उसका उपयोग करता है, तो उस समय वह पूर्णतः कार्यालय उपयोग के लिए उसका उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पर वह उसका अनुलाभ जो है वह शून्य हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा।
यदि कर्मचारी ने निजी उपयोग व्यय में नियोक्ता ने भुगतान किया हो तो वह पूरी राशि टैक्सेबल होगी। यदि वाहन कार्यालयीन और निजी दोनों के लिए उपयोग करता है तो समस्त व्यय यदि मान लीजिए नियोक्ता चुकाता है तो ऐसे व्ययों की कुल राशि में से 900 रुपए प्रति माह कार्यालयीन उपयोग के लिए माने जाएंगे या उसमें उसको घटा दिया जाएगा और बाकी जो शेष राशि बच जाएगी वह कर योग्य होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नौकरों की सुविधा का मूल्यांकन। तो नौकरों की मूल्यांकन की जो सुविधा है, कर्मचारी जो होते हैं उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। तो ये हम मकान किराया भत्ता, मोटर कार के जो भत्ते हैं उससे संबंधित हमने बात की। अब तीसरा मुख्य बिंदु है नौकरों की सुविधा का मूल्यांकन। नौकरों की सुविधा का मूल्यांकन, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ सर्वेंट फैसिलिटीज। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को नौकरों की सुविधा प्रदान की जाती है। अब इसमें पहला विकल्प तो ये है नौकरों की नियुक्ति नियोक्ता द्वारा नियुक्त किया गया है। तो ऐसी स्थिति में सर्वेंट अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को नौकरों की सुविधा प्रदान की जाती है तो ऐसी सुविधा केवल विशिष्ट कर्मचारियों के अनुलाभ के रूप में कर योग्य होगी। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को निःशुल्क या रियायती दर पर माली की सुविधा हो या फर्राश की सुविधा हो या चौकीदार की हो या अन्य घरेलू नौकर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ऐसी सुविधा का मूल्यांकन करते समय ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा यदि नौकरों की सुविधा पूर्णतः निःशुल्क दी गई है तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सुविधा पर किया गया संपूर्ण व्यय सुविधा का मूल्यांकन होगा। जो सर्विस मिल रही है अर्थात नौकरों की सुविधा रियायती दर पर की है या नियोक्ता ऐसी सुविधा के लिए कर्मचारी के वेतन से कुछ राशि काट कर दी है। तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता द्वारा किए कुल व्ययों में से ऐसी राशि घटाने के बाद जो शेष राशि बचेगा, जो बैलेंस अमाउंट होगा, वह सुविधा का मूल्य होगा। तो ये पहला विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प जो सेकेंड ऑप्शन है, नौकरों की कर्मचारी द्वारा नियुक्ति, सर्वेंट अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉई, प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। यदि कर्मचारी द्वारा स्वयं घरेलू नौकरों की नियुक्ति की जाती है, जैसे कि फर्राश है, माली है या घरेलू नौकर है, और उसका वेतन मजदूरी नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है या उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है, तो ऐसी दशा में
नियोक्ता द्वारा चुकाई गई संपूर्ण राशि प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी, चाहे वह विशिष्ट हो या विशिष्ट ना हो, के लिए वह कर योग्य होगी। क्योंकि ऐसा भुगतान, जो कि मैंने आपको बताया था अंडर सेक्शन 72(4) इस धारा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्व के भुगतान की श्रेणी में आता है। थर्ड ऑप्शन है सर्वेंट अलाउंसेस, नौकर भत्ता। ये भी प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा। यदि कर्मचारी को नियोक्ता से नौकर भत्ता प्राप्त होता है तो ऐसी प्राप्त संपूर्ण राशि प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी, चाहे नौकरों का कर्मचारी ने राशि खर्च, क्योंकि यह नगद प्राप्ति की श्रेणी में आता है तो इसलिए इसकी संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। नौकरों की जो सुविधा है तो ये ध्यान रखेंगे, विशिष्ट कर्मचारी और अविशिष्ट कर्मचारी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके नौकरों से जो सुविधाएं मिली हो, ठीक है, उसके आधार पर की जाएंगी। यहाँ पर जो घरेलू नौकरों की सुविधा की जो मूल्यांकन है उसमें ये अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1727 किसका ये? हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, अभी जो अंडर सेक्शन 1727(4) ये किसका सेक्शन है? ये नेक्स्ट सेक्शन आपका है जो नकद राशि जो प्राप्त होती है, ठीक है, ये जो है ये इसका भुगतान जो है वो धारा 17(2)(4) के नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के जो ये इसकी श्रेणी के भुगतान। ओके सर, क्लियर वॉइस नहीं आ रहा है सर, प्लीज रिपीट करिए ना सर, आवाज नहीं आ रहा है पूरा क्लियर। अच्छा, ये ध्यान रखना है रीइंबर्समेंट जो होता है यानी सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए ये इस अंडर सेक्शन 72(14) के अंतर्गत संपूर्ण रकम जो है ये कर योग्य होता है। ये इसका भुगतान जो है ये नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्व के भुगतान के अंतर्गत आता है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्व के भुगतान की श्रेणी में आता है। क्लियर? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा की जब मूल्यांकन करेंगे तो ये भी नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाती है ना, और ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो इसमें भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। शॉर्ट में मैंने पहले ही में अमेंडमेंट जो हुए हैं वो आपको बता दिया था। वैल्यूएशन ऑफ फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज, निःशुल्क शिक्षा की सुविधा का मूल्यांकन। तो निःशुल्क शिक्षा सुविधा का मूल्यांकन जब आप करेंगे तो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं अलग अलग तरीकों से प्रदान की जाती हैं। इसका आयकर के दृष्टिकोण से वेतन शीर्षक के अंतर्गत इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें ये देखना है कि नियोक्ता का स्वयं का स्कूल है अथवा कोई शिक्षा संस्थाएं हैं। तो यहां पर आपको देखना होगा अंडर सेक्शन 17(2)(3)
अंडर सेक्शन 72(3) इस सेक्शन के अंतर्गत नियोक्ता का स्वयं का स्कूल अथवा शिक्षा संस्था नियोक्ता का खुद का हो। तो यदि कर्मचारी के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य शामिल नहीं है, नियोक्ता द्वारा संचालित स्कूल में अथवा अन्य किसी शिक्षण संस्थान में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो अनुलाभ का मूल्य उसी क्षेत्र में इसी स्तर की अन्य किसी शिक्षण संस्थान में जो उचित होगा, ठीक है, वह जो उचित व्यय पड़ता है वही उसको माना जाए। ठीक है, जैसे कि फॉर सपोज मान लीजिए, ये जो है यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि यह मूल्य केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए लागू होंगे, उसी के लिए कर योग्य होगा, बशर्ते कि शिक्षा के अनुलाभ का मूल्य 1000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक हो। ठीक है, इसका अनुलाभ का मूल्य 1000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक हो। यदि शिक्षा की लागत प्रति बच्चा 1000 रुपए प्रति माह से अधिक है, तो अधिक रकम को वेतन में शामिल किया जाएगा। यदि शिक्षा की लागत प्रति बच्चा 1000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है, तो इस अनुलाभ का मूल्य 0 होगा, अर्थात 1000 रुपए तक एग्जेम्प्टेड है। 1000 रुपए से यदि अधिक खर्च होता है या पेमेंट किया जाता है तो वह कर योग्य के दायरे में आएगा। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से इस सुविधा के संबंध में कुछ रकम प्राप्त किया हो या वसूल की जाती है, तो उसे इस अनुलाभ के मूल्य में से घटा दिया जाएगा। क्लियर? इसमें यह ध्यान रखना है कि जैसे नियोक्ता के विद्यालय में निःशुल्क सुविधा अंडर सेक्शन 72(3) के अंतर्गत यदि नियोक्ता द्वारा संचालित कोई विद्यालय है, शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें निःशुल्क या रियायती जो सुविधाएं केवल विशिष्ट कर्मचारियों के बच्चे के लिए होंगी, कर योग्य होंगी। यदि कर्मचारी के बच्चे या घर के कोई सदस्य नियोक्ता द्वारा संचालित या अनुमोदित शिक्षण संस्थान में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, तो ऐसी सुविधा का लागत मूल्य इस क्षेत्र में स्थित समान स्तर के अन्य शैक्षणिक संस्थान के आधार पर कर योग्य अनुलाभ होगा। तो इसमें मैंने जो कंडीशन आपको अभी बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां ध्यान देंगे। यदि नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान विद्यालय में कर्मचारी के बच्चे, पुत्र हो या पुत्री हो, शिक्षा प्राप्त कर रहे हों और प्रति बच्चे की जो शिक्षा व्यय है वो 1000 रुपए प्रति माह से प्रति माह तक के होगा, तो उसके लिए वो कर योग्य अनुलाभ 0 होगा। अनुलाभ जो है कर योग्य उसमें 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। अर्थात यदि 1000 रुपए प्रति माह से अधिक खर्च करने की दिशा में जो शेष राशि होगी, अधिक की राशि होगी जो अधिक होगी,
ये अधिक की राशि विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी यदि नियोक्ता के विद्यालय में कर्मचारी के बच्चों के अलावा अन्य रिश्तेदार, भाई बहन या पौत्री आदि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो विशिष्ट कर्मचारी के लिए संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। अर्थात यहाँ पर उसको किसी भी प्रकार से जो 1000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे का जो मिल रहा है वह छूट उसको नहीं मिलेगा। यदि नियोक्ता इस सुविधा के लिए कर्मचारी से कोई राशि वसूलता है तो उतनी रकम की राशि जो है उसको उसमें से कम कर दी जाएगी और बाकी कर योग्य होगी। जैसे कि फॉर सपोज यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स का पुत्र नियोक्ता द्वारा संचालित विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ऐसे विद्यालय में सामान्य रूप से 1200 रुपए प्रति माह व्यय होता है, यानी कि वहां की फीस जो है वो 1200 रुपए, ऐसे जो इस स्टैंडर्ड के स्कूल जो है उसमें वो सामान्यतः 1200 रुपए प्रति बच्चे प्रति माह खर्च होता है। तो यहाँ पर जब मूल्यांकन करेंगे विशिष्ट कर्मचारी की दशा में, यदि हम मिस्टर एक्स को विशिष्ट कर्मचारी माने तो 1000 रुपए तक का है अनुलाभ का। अब जो सामान्य खर्चे हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 1200 रुपए। तो डिफरेंस की राशि कितनी आई? 200 रुपए। तो 200 रुपए प्रति माह अर्थात कितना हो गया साल भर का? 2400 रुपए। तो 2400 रुपए की जो राशि है ये कर योग्य अनुलाभ होगा। 1000 रुपए प्रति बच्चा, वो क्या हो गया? उसका कर योग्य मूल्य 0 हो गया। जो इसके डिफरेंस की राशि होगी वो क्या होगी? कर योग्य। तो मिस्टर एक्स जो है उसके प्रति बच्चे वो 1000 मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सामान्य जो है जो खर्चे हो रहे हैं वो वे 1200 है। तो जो डिफरेंस की राशि 2400 रुपए आएगा, ये कर योग्य अनुलाभ। यदि सामान्य कर्मचारी है, ये तो विशिष्ट कर्मचारी के लिए होगी। यदि सामान्य कर्मचारी है तो नियोक्ता द्वारा संचालित विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा सुविधा उसके लिए कर योग्य नहीं होगा। ठीक है। नियोक्ता द्वारा शिक्षा व्यय, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा पर व्यय किया जाता है, अर्थात कर्मचारी के बच्चे या घरेलू सदस्य अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं और नियोक्ता ऐसा खर्च वहन करता है तो उसके द्वारा किया गया व्यय प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूर्णतः कर योग्य होगा। फॉर सपोज जैसे कि हम कहें, एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। मिस्टर एक्स जो कि एक कंपनी में कर्मचारी हैं कि बच्चों की शिक्षा अन्य विद्यालय में नियोक्ता द्वारा 15,000 रुपए व्यय किए गए हैं। उनके 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ध्यान देना होगा कि नियोक्ता द्वारा शिक्षा पर किया गया संपूर्ण व्यय 15,000 रुपए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्व के रूप में कर योग्य होगा, क्योंकि ये भत्ता नहीं है। अंडर सेक्शन 17(2)(4) के अंतर्गत कहें कि दायित्व के रूप में धारा 17(2)(4) के अंतर्गत ये कर योग्य होगा, क्योंकि ये भत्ता नहीं है, दायित्वों का भुगतान हो रहा है। ठीक है। शिक्षा भत्ता एजुकेशन अलाउंसेस जो है, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नगद रूप से शिक्षा भत्ता दिया जाता है तो अधिकतम 2 बच्चों के लिए
₹100 प्रति माह प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता कर मुक्त होगा, और शेष जो राशि है, बैलेंस के अमाउंट जो होंगे, वो प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी के लिए कर योग्य होगी। शिक्षा भत्ते की दशा में कर्मचारी द्वारा बच्चों की शिक्षा पर किए गए वास्तविक व्ययों का उस पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? इसमें शिक्षा भत्ता के साथ साथ छात्रावास, ये भी पॉइंट में क्लियर कर देता हूं। एक पॉइंट और बचा हुआ है, 2 मिनट और लगेंगे। छात्रावास भत्ता, यह चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, यदि कर्मचारी के बच्चे छात्रावास में रहकर पढ़ रहे हैं या छात्रावास में रह रहे हैं और नियोक्ता द्वारा छात्रावास का भत्ता दिया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में या ऐसा भत्ता प्रति बच्चा ₹300 प्रति माह, अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्त होता है। इससे यदि अधिक की राशि होती तो प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह कर योग्य होगा। ठीक है, तो छात्रावास भत्ता जो है वो ₹300 प्रति माह प्रति बच्चे के लिए और मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए मिलेगा। शिक्षा भत्ता ₹100 प्रति माह, मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अब आगे का नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ पॉइंट्स और हैं कैलकुलेशन के आधार पर, जब हम गणना करेंगे उसके पहले कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करना है। तो रुको, थैंक यू सर। डिस्टर्बेंस कुछ